पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी, सुनिए उनकी जुबानी। शाइना एनसी के साथ हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। हिम्मत, मेहनत, लगन से अपने सपनों को पूरा करती, महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनती, संघर्ष से पहुंचती मंजिल तक बेमिसाल बेटियां, आंगन से बुलंदियों तक। हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मॉनसून का उठाए लाभ, लगा ले सदाबहार फल बाग, होगा कीटों और रोगों से बचाव। जब मिलेगा कृषि विशेषज्ञों का साथ, देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश। सदाबहार फल बागों का रोपण और देखभाल, शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की, शनिवार और रविवार सुबह 9:30 पर। तुम सचमुच दया के सागर हो साईं। पाखंडी फकीर आज रात ही शिरडी छोड़कर भाग निकलेगा। अगर शिरडी से नहीं भागा तो उसे दुनिया से ही भागना पड़ेगा। हमें बचा लो साईं। हम कुलकर्णी के गुलाम नहीं बनना चाहते। इतिहास साक्षी है कि पापियों के पाप से अधिक इस संसार को हानि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई। राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा, देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कभी खेती हल, बैल, नक्षत्रों आदि के सहारे की जाती थी। सच कहें तो खेती हमेशा से मौसम का जुआ रही है। अगर बारिश अच्छी हो गई तो फसल भी अच्छी और किसान की आमदनी भी। और अगर सूखा पड़ गया तो साल भर खाने के लाले।
हल बैल नक्षत्रों का सहारा आज भी लिया जाता है और आज भी खेती कई प्रकार से मौसम का जुआ ही बन गई है। ग्लोबल वार्मिंग, जो कभी लगता था कि पर्यावरणविदों बुद्धिजीवियों के दिमाग की उपज भर है, आज एक सच्चाई के तौर पर सामने है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन से अगर कोई सबसे अधिक प्रभावित है तो वो है किसान। बेमौसमी बारिश, सिंचाई के समय सूखा, कभी अचानक से खड़ी फसल पर ओलों की मार, कभी लंबा सूखा तो कभी भयानक बाढ़, कभी तपती गर्मी तो कभी कड़कड़ाती ठंड। यही तो है जलवायु परिवर्तन और इस कारण फसलों की उपज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर नजर डालें तो आजादी के बाद से देश में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध और किसानों द्वारा अपनाई गई खेती की नई तकनीकों, उन्नत बीजों आदि के कारण ही खाद्य आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। जिस तेजी से देश में आबादी बढ़ी है, अभी तक उतनी ही तेजी से खाद्य उत्पादन भी बढ़ा है। कभी हमें अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी मदद पर निर्भर रहना पड़ता था। फिर हरित क्रांति का दौर आया और आज भारत दुनिया के कई देशों को खाद्य मदद दे रहा है। लेकिन हरित क्रांति के भी दुष्प्रभाव सामने आने लगे हैं, जैसे मिट्टी की उर्वरता में कमी, कीटों और रोगों का बढ़ता प्रकोप, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशियों का बढ़ता उपयोग और इससे नष्ट होता वातावरण, बढ़ती लागत और घटती आमदनी। अब इतने सारे तकनीकी सुधारों के बावजूद मौसमी परिवर्तनों ने खेती किसानी को फिर से संकट में ला खड़ा किया है। लेकिन इस तमाम ऊहापोह के बीच कृषि में निरंतर सार्थक बदलाव होते रहे हैं और किसान भी नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में तत्पर रहा है। आज एक छोर पर भारतीय किसान खड़ा है, वहीं दूसरी ओर विशाल घरेलू और वैश्विक बाजार। ऐसे में अगर उपज की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी तो ये बाजार हमारे किसानों के हाथ से छिटक जाएंगे। लेकिन आधुनिक कृषि तकनीकों ने आज किसानों को उन्नति की नई राह दिखाई है, जिसमें मौसम के तमाम उतार चढ़ाव को झेलने में सक्षम और कम पानी, कम खाद के उपयोग से 1 एकड़ से 5 से 10 एकड़ तक की पैदावार लेने में सफल तकनीक हाइड्रोपोनिक यानी जल कृषि तेजी से लोकप्रिय हो रही है और जहर मुक्त खाद्य उत्पाद पैदा करने के साथ किसानों की आमदनी में 2 गुना से भी अधिक इजाफा करने में बेहद कारगर साबित हो रही है हाइड्रोपोनिक्स तकनीक। पानी की बचत करे, खाद की खपत कम करे, कीटों और रोगों का लगभग ना के बराबर प्रकोप, जैविक खेती में कारगर और हर मौसम में बढ़िया आमदनी देने वाली तकनीक है हाइड्रोपोनिक्स या जल कृषि तकनीक। हाइड्रोपोनिक्स से मतलब है बिना मिट्टी के पानी में की जाने वाली खेती। अगर कहें तो काफी पहले से हम सभी को हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का ज्ञान था। बिना मिट्टी की खेती की बात करते हैं तो बिना मिट्टी की खेती 2-3 तरह से होती है। एक तो हम इसको किसी सॉलिड माध्यम में लेते हैं, जिसमें हम ठोस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, जो मिट्टी नहीं होती है, लेकिन उसके अलावा कई एक ऐसे तत्व हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें कोकोपीट, परलाइट और वर्मीकुलाइट होता है और इन तीनों को हम एक निश्चित मात्रा में उपयोग करते हैं। कोकोपीट, परलाइट और वर्मीकुलाइट को 3:1:1 में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दूसरा होता है लिक्विड माध्यम। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये लिक्विड माध्यम है जिसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसमें पाइप में जो पानी है वो चलता रहता है और उसमें तरल माध्यम में ही हमारे पोषक तत्व होते हैं, तो उसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ये भी 2-3 तरह की तकनीक होती है जिसको विभिन्न जगहों पर आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी होती है एरोपोनिक्स, जिसमें जो जड़ें हैं वो हवा में लटकती रहती हैं और नीचे नोजल्स लगे रहते हैं और एक
अंतराल पर वो जो पोषक तत्वों का मिश्रण होता है उसको वो जड़ों पर स्प्रे करते रहते हैं। तो उसके लिए जो हमारी भारत में अभी तक मुख्य तकनीक है उसमें हम जो माइक्रो ट्यूबर्स है आलू के, जिनको बीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं। और कई तरह की सब्जियां जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनका भी उत्पादन उसमें किया जा सकता है। जहाँ तक हाइड्रोपोनिक्स तकनीक की बात है, इसमें हम अधिकतर पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं के उत्पादन के लिए करते हैं, या दूसरी अन्य सब्जियां भी आप उसको, जैसे खीरा है, टमाटर है या शिमला मिर्च है, उसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन जो हमारा ठोस माध्यम है उसमें हम सभी तरह की सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनका उत्पादन ले सकते हैं। जी हाँ, आप भी जानते थे और हम भी। क्यों? क्या आपने अपने घर में मनी प्लांट नहीं लगाया? अगर लगाया नहीं तो देखा तो सभी ने होगा। पानी की बोतलों में सजे ये मनी प्लांट के पौधे, इन्हें सारा पोषण हवा, पानी और सूरज की रोशनी से मिलते हैं। बस हाइड्रोपोनिक्स तकनीक इसी का थोड़ा आधुनिक तकनीक से युक्त सुधरा रूप है। हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा लगभग हर प्रकार की सब्जियां, यहां तक कि आलू लेना भी संभव हो रहा है। और टमाटर, मिर्च, खीरे, सलाद पत्ते, शिमला मिर्च आदि तो हैं ही। और हां, अब तो हरा चारा भी लिया जा रहा है। इस तकनीक की दूसरी खास विशेषता यह है कि इसके लिए आपको कृषि योग्य भूमि की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आप चाहें तो इस तकनीक से अपने घर की छत पर भी साग सब्जियां आसानी से उगा सकते हैं। एक कदम उन्नति की ओर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। एक कदम उन्नति की ओर। 1 एकड़ से 5 से 10 एकड़ तक की पैदावार लेने में सफल तकनीक हाइड्रोपोनिक यानी जल कृषि तेजी से लोकप्रिय हो रही है और जहर मुक्त खाद्य उत्पाद पैदा करने के साथ किसानों की आमदनी में दोगुना से भी अधिक इजाफा करने में बेहद कारगर साबित हो रही है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक संरक्षित खेती की एक विधि है जिसमें एक बंद ग्रीन हाउस या पॉली हाउस या फाइबर की संरचना में पाइपों में सीधे पौधे उगाए जाते हैं, जिन्हें वर्धन के अलग अलग चरणों में पानी द्वारा आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाते हैं और पूरी संरचना में प्रकाश, नमी आदि का पूरा नियंत्रण भी रखा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स के सस्ते विकल्प भी हैं और बेहद आधुनिक बड़ी बड़ी पूरी तरह स्वचालित संरचनाएं भी। सरकार द्वारा भी सब्सिडी दी जाती है और किसान अपनी क्षमता के अनुसार डिजाइन का चयन कर सकता है। इस तरह की जो हाइड्रोपोनिक्स खेती है, इसकी जो व्यावसायिक रूप है, इसके लिए ज़रूरी है, ऐसा मैंने बताया, कि ये खेती किसी संरक्षित संरचना के अंदर किया जाए। और संरक्षित संरचना में जो ये पाया गया है, ख़ास करके दिल्ली और इसके आसपास का जो जलवायु है, जहाँ की बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसमें आवश्यक है कि जो हमारा ग्रीन हाउस है, ख़ास करके सेमी क्लाइमेटिक ग्रीन हाउस, अर्ध वातावरण नियंत्रित ग्रीन हाउस, जिसमें कि खास करके ठंडा करने की व्यवस्था होती है, पंखे की व्यवस्था होती है, एग्जॉस्ट की व्यवस्था होती है, उसमें अगर किसान भाई हाइड्रोपोनिक्स खेती करते हैं तो वो काफ़ी सफल होंगे। क्योंकि ये आधुनिक खेती है, इसके बारे में तकनीकी जानकारी प्राप्त करना, इसके बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करना, ये भी अति आवश्यक है। भारत सरकार इस तरह की खेती को काफ़ी प्रोत्साहन कर रही है। सरकार जितने भी संरक्षित खेती है, उसके जितने भी प्रारूप हैं, उसमें पूरे देश में इसमें सब्सिडी दी जा रही है
और ये सब्सिडी राष्ट्रीय उद्यानिक मिशन के तहत पूरे देश में उपलब्ध है। तो किसान भाई राष्ट्रीय उद्यानिक मिशन के तहत सब्सिडी ले सकते हैं और जितने भी संरक्षित संरचनाएं हैं वो उसे बना सकते हैं। एक बार जब संरक्षित संरचना बन गई तो उसके अंदर में किसान भाई हाइड्रोपोनिक्स खेती की व्यावसायिक स्तर पर सफल खेती कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स यानी जल कृषि पर काम तो बहुत पहले से चल रहा है। अब सोचिए, सन 1627 में प्रकाशित सेल्वा सिल्वरम मिट्टी रहित खेती पर लिखी गई अब तक की सबसे पुरानी पुस्तक है, जिसका प्रकाशन लेखक फ्रांसिस बेकर की मृत्यु के 1 साल बाद हुआ। हाइड्रोपोनिक्स या जल कृषि तकनीक की मुख्य विशेषता यह है कि मिट्टी के बिना और पानी के कम से कम इस्तेमाल से सब्जियां उगाई जाती हैं। ये तो हम समझ ही चुके हैं। और क्योंकि इसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं होता, इसलिए पौधों के साथ साथ न तो अनावश्यक खरपतवार उगती है और न ही इन पौधों पर कीड़े मकोड़े तथा अन्य मिट्टी जनित बीमारियां लगने का कोई डर रहता है। इस तकनीक की दूसरी खास विशेषता यह है कि इसके लिए आपको कृषि योग्य भूमि की जरूरत नहीं पड़ती और अगर आप चाहें तो इस तकनीक से अपने घर की छत पर भी साग सब्जियां आसानी से उगा सकते हैं। इस तकनीक में क्यारी बनाने और पौधों में पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसमें परिश्रम और मजदूरी की लागत भी कम आती है। किसान हाइड्रोपोनिक्स द्वारा पूरे वर्ष बढ़िया पैदावार ले सकते हैं और इसमें सभी साग सब्जियों को किसी भी ऋतु में उगाया जा सकता है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक पत्तेदार सब्जियों के लिए बेहद उपयुक्त है। अगर आपके मन में पानी की बचत संबंधित प्रश्न उठ रहे हैं तो हम ये बता दें कि 1 किलोग्राम सब्जी को खेत में उगाने में जहां लगभग 1800 से 3000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, वहीं इस तकनीक में केवल 15 लीटर पानी से स्वस्थ एवं उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों की प्राप्ति हो जाती है। और पानी की किल्लत से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अधिकतर देश जूझ रहे हैं। ऐसे में हाइड्रोपोनिक्स पानी की कमी वाले क्षेत्रों, बंजर भूमि, रेगिस्तानी भूमि आदि के लिए भी बेहद प्रासंगिक तकनीक है। हाइड्रोपोनिक्स विधि में पौधों को पानी की मदद से उगाया जाता है, परंतु सिर्फ पानी डाल देने भर से पौधे अपने आप नहीं उग जाते, बल्कि अन्य इंतजाम भी करने होते हैं। इसमें पौधे के विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व के घोल की जरूरत पड़ती है और साथ ही इन पोषक तत्वों को पौधों की जड़ों तक पहुंचाने के लिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति और पंपिंग के लिए पंप की भी आवश्यकता होती है। अब आप कहेंगे कि इसमें बिजली का खर्च है तो भाई, आमतौर पर खेतों में सिंचाई के लिए भी तो पंप चलता ही है, लेकिन ऐसी बात नहीं, क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है और पंप भी कम चलाना पड़ता है और पंप चलाने का खर्च भी 0 यानी 0। कैसे? अरे हमारा साथी सूरज है ना। जी हां, हाइड्रोपोनिक्स में पंप, लाइट आदि के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। इन सोलर पैनलों से सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली बनती है और इसी से चलते हैं पंप आदि। यानी हाइड्रोपोनिक्स में पानी, खाद आदि की बचत तो है ही, साथ ही बिजली की भी बचत है। और क्योंकि पानी की आवश्यकता कम है, इसलिए बहुत बड़े सोलर पैनल की जरूरत नहीं होती और पानी का भी पुनर्चक्रण होता है, यानी रिसाइकलिंग। सन 1899 में अंग्रेजी पुरातत्वविद और भूवैज्ञानिक जॉन वुडवर्ड ने जल कृषि से संबंधित अपने प्रयोगों को प्रकाशित किया था। उनके अनुसार आसव जल या डिस्टिल वाटर की अपेक्षा पानी के कम अशुद्ध स्रोतों में पौधे अच्छी बढ़वार करते हैं। हालांकि औषधियां तथा पत्तेदार सब्जियां वर्तमान समय में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक की सबसे अहम फसलें हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में आज लगभग सभी प्रकार के पौधों को उगाया जा सकता है। एक कदम
उन्नति की ओर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। एक कदम उन्नति की ओर। इस तकनीक की दूसरी खास विशेषता यह है कि इसके लिए आपको कृषि योग्य भूमि की जरूरत नहीं पड़ती और अगर आप चाहें तो इस तकनीक से अपने घर की छत पर भी साग सब्जियां आसानी से उगा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स की दो प्रमुख विधियां जो आज प्रयोग में लाई जा रही हैं वो हैं घोल विधि और माध्यम विधि। घोल विधि में जड़ों की फैलाव के लिए ठोस पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें पौधों को पानी से भरी ट्रे में वैज्ञानिक तरीके से रखा जाता है और फिर पोषक तत्वों का घोल प्रवाहित किया जाता है। जबकि माध्यम विधि में पानी का प्रयोग न के बराबर होता है। इस विधि में पौधों की जड़ों को ठोस पदार्थों के ऊपर फैला दिया जाता है। इन ठोस पदार्थों में नमी बनाए रखने की क्षमता होनी चाहिए, जैसे कोकोपिट या फिर ठोस पदार्थ के रूप में बालू, बजरी, धान की भूसी, कंकर, राख, लकड़ी का बुरादा, बेकार ऊन आदि। इनमें पानी रोकने की क्षमता अधिक होती है और ये भुरभुरे भी होते हैं, जिससे जड़ों में वायु संचार की व्यवस्था अच्छी बनी रहती है। हाइड्रोपोनिक्स में सिंचाई के लिए घुलनशील पोषक तत्वों का ही उपयोग किया जाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाश आदि घुलनशील तत्व हैं। पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट जैसे रसायनों का भी प्रयोग होता है। इसके अलावा कई अन्य पोषक तत्व भी हैं जिनकी जानकारी हाइड्रोपोनिक्स की ट्रेनिंग के दौरान सभी को दी जाती है। हम देखते हैं कि इस तरह से जो उगाई जाने वाली खेती में जो मुख्य महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि जो पानी का पीएच मान है वो करीब 6 से 6.5 ही होना चाहिए। अगर इससे अधिकतम होगा तो 7 तक आप खेती सुगमता से कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो पानी में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है EC वो 1 से 1.2 होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगा तो पौधे सुगमता से नहीं उग सकेंगे। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि हम सिर्फ पानी में खेती कर रहे हैं तो उस पानी में जितने भी पोषक तत्व हैं वो घुलनशील अवस्था में होने चाहिए। इससे पर्याय यह है कि जो पानी की हर बूंद है या पानी का जो भी सॉल्यूशन है उसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होने चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होने से यह अभिप्राय है कि उस पानी की यानी एक निश्चित मात्रा के साथ जितने पोषक तत्व पौधे के शरीर में जाने के लिए आवश्यक होते हैं उतने ही पोषक तत्व उसमें घोल कर डाले जाते हैं और यह पोषक तत्व सभी घुलनशील फर्टिलाइजर अथवा खादों के माध्यम से दिए जाते हैं। तो अगर हम देखें कि मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और इसके साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन पोषक तत्वों की अधिकतम आवश्यकता हाइड्रोपोनिक सिस्टम में होती है। पानी के साथ साथ जो अन्य न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो तो होते ही हैं, लेकिन अगर पानी की जांच के बाद यह पता चलता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके साथ साथ अगर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, क्लोरीन आदि की मात्रा कम है तो उनको अलग से भी डाला जा सकता है। तो इसलिए आवश्यक है कि जो मानकीयकरण है संतुलित पोषक तत्वों का जो कि हाइड्रोपोनिक्स के सॉल्यूशन में डाले जाते हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मुख्य हैं। अगर हम देखें तो नाइट्रोजन की 120 से लेकर 250 मिलीग्राम प्रति लीटर
होना आवश्यक है। अगर हम पोटास की बात करें तो पोटास भी करीब करीब 120 से 285 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में होना आवश्यक है। अगर हम बात करें फास्फोरस की तो फास्फोरस पानी के घोल में अपेक्षाकृत मिट्टी के कम होना चाहिए, जिसको हम 50 से 85 मिलीग्राम पर लीटर डालेंगे तो हमें सुगमता से अच्छा पोषण पौधों को मिलेगा। सन 1842 तक मिट्टी रहित खेती में पौधों के विकास के लिए 9 पोषक तत्वों को आवश्यक माना जाता था। हालांकि सन 1859 से 1875 के बीच 2 जर्मन वनस्पति वैज्ञानिकों की खोज के परिणाम स्वरूप मिट्टी रहित खेती की नई तकनीक विकसित हुई। बर्कले में स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के विलियम फर्दी ग्रीक ने सन 1929 में अपने घर के बागीचे में 25 फुट ऊंची टमाटर की लताओं को मिट्टी के बजाय पोषक तत्वों के घोल में उगाकर एक सनसनी पैदा करती थी। विलियम फर्दी ग्रीक ने ही सन 1937 में इस जल कृषि को हाइड्रोपोनिक्स का नाम दिया। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि हाइड्रोपोनिक्स में पानी का बहुत महत्व होता है। वैसे तो हर खेती में ही पानी का महत्व होता है, पर हाइड्रोपोनिक्स में यह महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए समय समय पर निर्धारित रूप से पानी का पीएच मान और ईसी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट करते रहना होता है। वैसे अब मिट्टी का भी आप नियमित टेस्ट तो कराते ही हैं, बस वैसे ही ये टेस्ट भी होता है। हाइड्रोपोनिक्स के विषय में और अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं या अपने क्षेत्र के कृषि या बागवानी अधिकारी से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि औषधियां तथा पत्तेदार सब्जियां वर्तमान समय में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक की सबसे अहम फसलें हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में आज लगभग सभी प्रकार के पौधों को उगाया जा सकता है। विश्व की कुल आबादी पिछले 90 साल में लगभग दोगुनी हो गई है और अगले 90 साल या उससे पहले ही इसके फिर से दोगुनी हो जाने की आशंका है। अब घटती जोत और उर्वर जमीन में उद्योग लगाए जा रहे हैं और बढ़ती आबादी के लिए आवास का निर्माण जमीन पर ही तो होगा। ऐसे में कम जमीन और कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली हाइड्रोपोनिक्स तकनीक ही खेती का भविष्य नजर आती है, वरना तेजी से बढ़ती आबादी का पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। एक और बड़ी वजह है दवाओं का उत्पादन। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक द्वारा उगाई जा रही औषधियों में खर्च कम आता है, इसलिए इनसे बनाई जाने वाली दवाओं का मूल्य भी बाजार में कम होगा। और ऐसे ही अंतरिक्ष में भी हाइड्रोपोनिक्स की नई भूमिका उभर रही है। आज हाइड्रोपोनिक्स किसानों के बीच पूरे विश्व में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। खेती के बदलते परिवेश में और बढ़ती वैश्विक आबादी और ग्लोबल वार्मिंग के दौर में हाइड्रोपोनिक्स की कामयाबी न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है।